एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। रोज सुबह सभी पक्षी भोजन की तलाश में निकलते थे। पक्षियों के राजा ने अपने पक्षियों को कह रखा था कि जिसे भी भोजन दिखाई देगा वह आकर अपने बाकी साथियों को आकर बता देगा और फिर सभी पक्षी एक साथ मिलकर दाना खाएंगे। इस तरह उस दल के सभी पक्षियों को भरपूर खाना मिल जाता था। एक दिन भोजन की तालाश में एक चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गई। जंगल के बाहर रास्ते तक आ गई। इस रास्ते से गाड़ियों में अनाज के बोरे मंडी जाया करते थे। रास्ते में काफी सारा अनाज गाड़ियों से नीचे गिरकर सड़क पर बिखर जाता था। चिड़िया गाड़ियों में अनाज के भरे बोरे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे और कोई जगह तलाश करने की जरूरत ही नहीं थी। अनाज से भरी गाड़ियां वहां से रोज गुजरती थी और अनाज के दाने सड़क पर बिखरते भी रोज थे। चिड़िया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि उस जगह के बारे में वह किसी को नहीं बताएगी और रोज इसी जगह आकर पेट भर खाना खाया करेगी। उस शाम को जब चिड़िया अपने दल में वापस पहुंची, तब उसके बाकी साथियों ने देरी से आने का कारण पूछा। चिड़िया ने भी एक अनूठी झूठी कहानी सुना दी कि वह किसी तरह जान बचाकर आई है। उस रास्ते से तो इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, रास्ता पार करना मुश्किल है। दल की बाकी चिड़िया यह सुनकर डर गईं और सभी ने निश्चय कर लिया कि वह रास्ते के पास नहीं जाएंगी। इस तरह वह चिड़िया रोज उसी रास्ते पर जाकर पेट भर दाना खाती रही। एक दिन चिड़िया रोज की तरह रास्ते पर बैठकर खाना खा रही थी। खाना खाने में वह इतनी मग्न थी कि उसे उसकी तरफ आती हुई गाड़ी की आहट सुनाई ही नहीं दी। गाड़ी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। चिड़िया दाना चुगने में मग्न थी। गाड़ी पास आ गई और गाड़ी का पहिया चिड़िया को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस तरह लालची चिड़िया अपने ही जाल में फंस गई। लालच बुरी बला है, भी लालची मत बनो। गौतम बुद्ध की जन्मक था। जैसे ही गौतम गर्भस्थ हुए उसी क्षण 32 प्रकार की दैविक घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें भूचालच, 10,000 लोगों में अचानक रोशनी का फैलाव और नरक की अग्नि का शमन उल्लेखनीय है। 10 महीनों के बाद लुम्बिनी के एक उपवन में गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है शिशु के जन्म 4 महाब्रह्मों द्वारा बिधाई गई स्वर्णजाल में हुआ था तथा दैवी बारिश में उनका स्नान हुआ था। जन्म लेने के साथ ही शिशु ने 7 पग बढ़ाए थे और सिंहनाद करते हुए स्वयं का परिचय लोकनाथ के रूप में दिया था। जिस दिन गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन बोधि वृक्ष, राहुल माता, यशोधरा, अश्व, सारथी धन्य, उनका हाथी और 7 प्रकार के बहुमूल्य कोष भी उत्पन्न हुए थे। महामाया का स्वप्न। सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया और कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की धर्मपत्नी शक्यवंशी अंजन की पुत्री थी, जो देवदह के प्रमुख थे। उनकी माता का नाम यशोधरा था, किंतु थेरी गाथा उच्च कथा के अनुसार उनके पिता का नाम महासुप्पबुद्धा था और अवदान कथा के अनुसार उनकी माता का नाम सुलक्षणा था। महामाया के 2 भाई थे और एक बहन महाप्रजापति भी राजा शुद्धोदन से उसी दिन ब्याही गई थी जिस दिन महामाया से उनका विवाह हुआ था। महामाया में बुद्ध की माता बनने की सारी योग्यताएं थी। उन्होंने पंचशील अर्थात प्राणहानि, चोरी, वासनात्मक कुमार्ग, झूठ और मद्यपान न करने का सदैव पालन किया था। उसके अतिरिक्त 10 पारमियों को सिद्ध करने के लिए वे 1000 वर्षों तक संघर्षरत भी था। जिस दिन गौतम उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए उस दिन उन्होंने उपवास किया हुआ था। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में चातुर महाराजा अर्थात 4 देवगण उन्हें उठा हिमालय पर ले जाते हैं और 1 साल वृक्ष के नीचे रखे हुए एक सुंदर पलंग पर लिटा देते हैं। तब उन देवों की पत्नियां आती हैं और उन्हें अनुत्तत सरोवर में वहां स्नान कराती हैं। फिर वे उन्हें दिव्य परिधान धारण करा एक अद्भुत स्वर्ण प्रासाद की दिव्य शैया पर लिटा देती हैं। तभी एक सफेद हाथी अपनी चमकदार सूंड में एक ताजा सफेद कमल ले दाहिनी दिशा से उनके गर्भ में प्रवेश करता है।
वह दिन उत्तर आषाढ़ पूर्णिमा का था और उस दिन से 7 दिनों का महोत्सव भी नगर में प्रारंभ हो चुका था। राजा शुद्धोदन भी उस रात महामाया के समीप नहीं आ सके थे। अगले दिन महामाया ने जब महाराज को अपने दिव्य स्वप्न से अवगत कराया तो उन्होंने राज ज्योतिषियों की राय उस स्वप्न पर जाननी चाहिए। ज्योतिषियों ने कहा था, रानी के गर्भ में प्रविष्ट बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बुद्ध। असित राजा शुद्धोदन के पिता सिंहनु के गुरु व राजपुरोहित असित सांसारिक भोगों से विरक्त एक चमत्कारिक और सिद्ध पुरुष थे। वृद्धावस्था में राज्य सुखों का परित्याग कर वे एक निर्जन वन में कुटिया बनाकर आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते। कहा जाता है कि अक्सर वे तावतिंस लोक के देवों के साथ उठते बैठते रहते थे। एक दिन जब वे तावतिंस पहुँचे तो वहाँ उन्होंने दूर स्थान पर फूलों की सजावट देखी। देवगण नाच गा रहे थे, सर्वत्र उत्सव का माहौल था। वहाँ उन्हें बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम, जो एक बुद्ध बनने वाले थे, जन्म ले चुके थे। उपर्युक्त सूचना से उनकी खुशी की सीमा न रही और वे तत्काल कपिलवस्तु पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब बालक को उठाकर अपनी गोद में रखा और अपनी आँखों के निकट लाकर देखा तो उनकी आँखों में असीम खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर कुछ ही क्षणों में वहाँ अवसाद के बादल मंडराने लगे। राजा शुद्धोदन ने जब उनके इन विचित्र भावों का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह बालक बुद्ध बनेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, किंतु इसके बुद्धत्व दर्शन का सौभाग्य मुझे अप्राप्य है। मैं उतने दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, अतः मैं खिन्न हूँ। कुछ दिनों के पश्चात असित ने अपनी बहन के पुत्र नालक को बुद्ध देशनाओं को ग्रहण करने की पूर्ण शिक्षा दी। चूहे और सरकार। दोपहर तक यह बात एक समस्या के रूप में सचिवालय के सारे कॉरिडोरों में घूमने लगी कि दफ्तर में चूहे काफी हो गए हैं, क्या किया जाए। मेरी तो आधी रैक ही खा डाली। अरे तुम्हारी फाइलें तो चलो बाहर थीं। बेचारे दावत का माल समझकर कुतर गए होंगे। मेरी तो अलमारी में बंद थी, लोहे की अलमारी में, गोदरेज, समझे। अच्छा, कमाल हो गया, गोदरेज की अलमारी में से खा गए। आश्चर्य ने गुप्ता जी का चश्मा हटवा दिया। ये बात मेरी समझ से भी बाहर है कि आखिर उसमें घुसे कैसे। सूत भर भी तो रास्ता नहीं है उसमें जाने का। अजी घुसने की जरूरत ही क्या है, अंदर ही घर होगा उनका। घुसे तो आप हैं उनके घर में। किसी ने वर्मा जी को छेड़ा। लकड़ी का तो सुना है चूहे काट सकते हैं, पर लोहा, स्टील। मान गए भाई, चूहों को भी। आजादी के जितने पुराने दस्तावेज थे सबका चूरन बना दिया दुष्टों ने। सर, जिधर मैं बैठती हूँ वहाँ भी बहुत है, इसीलिए तो मैं अपने पास कोई फाइल नहीं रखती। और इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी सीट मेरे कमरे में ही लगवा लें। दिल में जगह होनी चाहिए, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर क्या करना चाहिए? सर, हमें तुरंत प्रशासन को इत्तिला करनी चाहिए। ये उनका काम है ड्यूटी लिस्ट के अनुसार। और क्या? आखिर प्रशासन करता क्या है जो उनसे चूहे भी नहीं मारे जाते? अजी क्या पता इन्होंने खुद चूहे मंगवा कर छोड़ दिए हों। ऑडिट वालों को कह तो भी देंगे कि सारे रिकॉर्ड चूहे खा गए, अब कहां से लाएं? मामला गंभीर है सर, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बाबू ने सबको जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। हाँ सर, इससे गंभीर बात क्या हो सकती है? जिन रिकॉर्डों को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान नहीं छीन पाया उसे आजाद भारत के ये चूहे इतने मजेमजे में हजम कर गए और कानों कान पता भी नहीं चला। सर, आपको कब पता चला? आज ही। मैंने तो ये अलमारी 2 साल से खोली ही नहीं थी।
आज जरा ये डायरी रखने के लिए जैसे ही ये अलमारी खोली तो ये माजरा। अच्छा हुआ सर, वरना ये नई डायरियां भी खा जाते। नहीं, वो मैं कभी नहीं करता। नई डायरियां तो मैं सीधे घर ही ले जाता हूँ। सर ठीक कहते हैं, चूहों की जाति का क्या भरोसा। इनके लिए नई पुरानी, गोरी काली सब बराबर हैं। तो फिर क्या किया जाए? प्रश्न गंभीर से भी बड़ा होता जा रहा था। सर, मैं एक डिटेल नोट तैयार करता हूँ। चूहे कब आए? ये बिल्डिंग कब बनी? शुरू में कितने थे और आज कितने? हर पंचवर्षीय योजना में उनका प्रतिशत कितना बढ़ा है? किस कमरे में सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम? कितनी जातियां हैं इनकी और हर जाति कितनी उम्र तक जिंदा रहती है? इन्होंने प्रतिवर्ष कितनी फाइलें कुतरी हैं और किस विभाग की सबसे ज्यादा? आसपास के किन किन मंत्रालयों में उनका आना जाना है? सर, आप माने या न माने, इसमें विदेशी हाथ भी हो सकता है। जब जम्मू, पंजाब और आसाम में गुपचुप आतंकवादी उतारे जा सकते हैं, तो ये तो चूहे हैं। सोचा होगा हम दुश्मनों को बर्बाद करेंगे और चूहे उनके रिकॉर्डों को। हमारी तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया। कब तक तैयार हो जाएगा ये नोट? सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मैं मच्छरों वाली रिपोर्ट बना रहा हूँ। आप हुक्म दें तो मैं उसे बीच में छोड़कर पहले इसे शुरू कर दूं। सर, मच्छरों वाली रिपोर्ट तो बरसात के बाद भी बन सकती है, और फिर मच्छर मलेरिया तो आजादी से भी पहले से चल रहा है। महीने 2 महीने में ही क्या बिगड़ जाएगा? कहिए तो सर, मैं अभी टूर प्रोग्राम बना कर लाता हूँ। पटना, लखनऊ, भोपाल, कलकत्ता के सचिवालयों की स्थिति पर भी हमारी रिपोर्ट में कुछ होना चाहिए। आखिर हम केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। सर, मेरा मानना है कि इसमें रूस का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जारशाही के समय कहते हैं कि ऐसे ऐसे चूहे हो गए थे जो आदमियों पर भी हमला करने लगे थे। अरे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। यहाँ किसी पर हमला हो गया तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगा। मातहतों की गंभीरता से सर घबराए जा रहे थे। सर, हमें तो अपनी सीट पर बैठने में भी डर लगता है। कम से कम कैंटीन में चूहे तो नहीं हैं, स्टेनो बोली। बूढ़ा गरीबदास एक कोने में अपने काम में व्यस्त था। इतनी लंबी लंबी बहसें तो उसने अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं सुनी थी, और वह भी चूहों पर। आखिर जैसे ही उसके कान इस चकचक से पकने को हुए, उसने सुझाव देना ही उचित समझा। ₹2 की दवा आएगी, आटे की गोलियों में मिलाकर रख देते हैं, चूहे खत्म। घर पर भी तो हम यही करते हैं। गरीबदास, ये तुम्हारा घर नहीं है, सरकारी दफ्तर है। परमिशन ले ली है दवा लाने की? जहर होता है जहर असली। उठाकर किसी बाबू ने खा ली तो बंधे बंधे फिरोगे। नौकरी तो जाएगी ही, पेंशन भी बंद हो जाएगी प्यारे। गरीबदास सिकुड़कर पीछे बैठ गया। ये तो वही रहेगा जिसे कहते हैं। सर, मैं एक बात और कहना चाहता था। कहो मिस्टर गुप्ता, जल्दी कहो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उसे बेकार की बहस में गंवाऊं। मुझे 3 बजे एक सेमिनार में जाना है। गुप्ता जी सर के कानों तक गर्दन लंबी करके फुसफुसाने लगे। सर, मिस्टर सिंह को अमेरिका भिजवा दो। यह इस बीच वहां की रिपोर्ट ले जाएगा। एक तो हमें कम्युनिस्ट देश के साथ साथ कैपिटलिस्ट देश की जानकारी भी होनी चाहिए, वरना वित्त मंत्रालय हमारे प्लान को स्वीकृत नहीं करेगा, और दूसरे सिंह साहिबान भी चुप बने रहेंगे, वरना कहेंगे अपने अपनों को, सवर्णों,
तो विदेश भेज दिया और हमें यहाँ चूहों से कटवाने के लिए छोड़ दिया। सामाजिक न्याय का भी तो ध्यान रखना है। मिस्टर गुप्ता की गर्दन जब लौटकर पीछे हुई तो सर उसे गर्वित नजरों से देख रहे थे। तो ठीक है, इस टॉप प्रायोरिटी दी जाए।